चो हाँ जी सर, वेलकम टू दी अनदर चार्ट रिवीजन। और आज का टॉपिक है मिसलेनियस प्रोविजन एंड टैक्स प्लानिंग। आपके टॉपिक जो है सीए फाइनल के डीटी वाले पोर्शन के अंदर में एक मिसलेनियस टॉपिक है और एक टैक्स प्लानिंग वाला टॉपिक है, वो यही है। आइए इसमें से कुछ पार्ट फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ आ सकता है, आया भी तो एक टैक्स प्लानिंग वाला पार्ट, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस वाला पार्ट जो है, इसको पूछा जाता है थ्योरी एस्पेक्ट्स के लिए, राइट। इसको पूछा जाता है। बाकी ये जितने प्रोविजन है इसमें से कुछ नहीं पूछते। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन पूछते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछते हैं कि क्या टैक्स प्लानिंग में आएगा, क्या टैक्स इवेजन में आएगा और क्या टैक्स अवॉइडेंस में आएगा। इस पे हम लोगों ने एमआरपी, दैट इज हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर में अच्छे खासे क्वेश्चन रखे हुए हैं और वो आप देख सकते हैं। हमने फास्ट ट्रैक के अंदर में भी इस पे क्वेश्चन लिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। खैर, अभी फट से चार्ट रिवीजन को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है। यस, आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला प्रोविजन आता है सेक्शन 159, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब अपॉइंट होता है? जब भी कोई पर्सन की डेथ हो जाती है उसके बाद उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाता है। जितने केसेस विच वेर पेंडिंग अगेंस्ट द पर्सन, ये सारे केसेस डीम किए जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास पेंडिंग है। जो भी पर्सन की डेथ हुई है उसकी टैक्स लायबिलिटी पे करने की जिम्मेदारी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की होती है। हालांकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की टैक्स लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है उतने अमाउंट तक के जितने अमाउंट के उसको क्या मिले होंगे, एसेट मिले होंगे। So, where a person dies, his legal representative shall be liable to pay any sum under the act. Yes, his legal representative is liable to pay any sum under the act. काम खत्म। And he shall be deemed to be assessee. अब डीम्ड एसएससी मान लिया तो कोई भी प्रोसीडिंग जो एग्जिस्टिंग एसएससी के अगेंस्ट में थी वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में आ जाएगी। Yes, any proceeding against the deceased, if he had survived, may be taken against the legal representative and all provisions of the act shall apply. Yes, legal representative shall be personally liable if he transfer any asset which may come to his possession, but liability shall be limited to the value of asset so received. उसकी liability हमेशा कितने पे restrict हो जाएगी? Value of asset received पे। Yes sir, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल उठता है, रिप्रेजेंटेटिव असेसी किसे माना जा सकता है फ्यू असेसीज के केस में। सेक्शन 160 कहता है एनआर के लिए जो एजेंट ऑफ एनआर बनाया गया है इंक्लूडिंग अ डीम्ड एजेंट जो 163 में है वो डीम्ड एसएससी माना जाएगा। माइनर के लिए जो गार्डियन है या मैनेजर अपॉइंट किया है वो डीम्ड एसएससी माना जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम विच कोर्ट ऑफ वार्ड द एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, जो ट्रस्टी या मैनेजर अपॉइंट किया गया है कोर्ट की तरफ से, वो माना जाएगा। और किसी ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी को क्या माना जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव असेसी माना जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली इररिलेवेंट। अब जो भी रिप्रेजेंटेटिव असेसी है इसकी लाइबिलिटी क्या है? सेक्शन 161 इस पे डील करता है। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव असेसी का काम ही है वो सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना जो असेसी की है। So every representative assessee shall be subject to the same duty, responsibility and liability as of the assessee, and he shall be liable to tax in a manner to the same extent as assessee has represented. Yes, however, this provision shall not apply where such profit are receivable under a trust declared by the person by will exclusively for the benefit of any relative on him for support and maintenance and such trust is only trust so declared by him. भैया ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल नहीं है? जब किसी पर्सन ने कोई ट्रस्ट अपॉइंट किया हुआ है एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव। आज तक ये पर्टिकुलर प्रोविजंस कभी नहीं पूछे गए, नहीं पूछे जाते। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे केसेस जिसको हम लोगों ने बेसिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि भैया कुछ लोगों की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स होती है। याद करके देखिए, कुछ लोगों की इनकम कौन कौन से प्रीवियस ईयर में टैक्स होती है। सबसे पहले पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। याद आ रहा है आपको? अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जा रहा है परमानेंटली, एओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करे एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज द लायबिलिटी की वो टैक्स लायबिलिटी को क्या करते जाए, पे करते जाए। सो इन केस ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, एओ मे एस्टिमेट हिज टोटल इनकम and require the assessee to pay the tax thereupon on that particular sum. The AO may serve a notice requiring him to furnish such information for not being less than 7 days as may be specified. Such notice shall be treated as if it was a notice under section 142(1). Yes, and notice
shall require the assessee to furnish the ROI for the specific period. इस बेसिस पे एओ उसकी इनकम कंप्यूट करता है और इनकम कंप्यूट करने के बाद उनको एक टैक्स पेबल का नोटिस देता है। ये नोटिस assessee को प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ता है एंड दैट इज वाई ये उस एक्सेप्शन में आता है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, क्योंकि जिस साल नोटिस आता है उसी साल आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। चेक कर लीजिए। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट रिलेवेंट। आते हैं और तीन सेक्शन 174A, 176 और 175। ये तीनों सेक्शन बेसिक पॉइंट बोलते हैं दीज इनकम आर टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज अर्न। जैसे एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, अभी रिसेंटली हनी सिंह का कॉन्सर्ट हुआ था, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था, दीज आर एओपीज विच आर फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ऐसे केस में जैसे ही इनका इवेंट खत्म होता है दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स। ठीक उसी तरीके से इन प्रॉफिट ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इस साल अगर बिजनेस क्लोज हो रहा है तो आपको आपका पैन कार्ड सरेंडर करना पड़ता है, एक फाइनल रिटर्न सबमिट करना पड़ता है और टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे कर देना होता है। ठीक उसी तरीके से सेक्शन 175 एओ को पावर देता है कि अगर कोई भी एओ को ऐसा लगता है दैट अ पर्सन विल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्स, वो नोटिस भेज के प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरवा सकता है। तो अगेन ये तीनों भी एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। यस मालिक। सो इफ एनी एओपी इज बीओआई is formed for short duration, the total income of such up to the date of its dissolution shall be charged to tax in that previous year only. Yes, where a business is discontinued in any previous year, tax shall be payable in the previous year itself. If it appears to the AO that any person is likely to transfer the property with a view to avoid tax, the tax shall be payable in the previous year itself. तो आपने तीनों जो चारों जो एग्जांपल देखे वो सारे एक्सेप्शन थे टू द जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। वो चारों केसेस के अंदर में आपका प्रीवियस ईयर के अंदर में ही टैक्स होता है। यस मालिक। अब आते हैं 269 SS, ST एंड टी की सीरीज के ऊपर। ये आपने ऑफिसर्स में डेफिनेटली बहुत काम किया होगा, लेकिन एग्जाम के अंदर में इसको इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। आइए 269 SS की बात कर लेते हैं। 269 SS कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का लोन या किसी भी तरीके का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता एक्सीडिंग ₹20,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ईसीएस। क्यों आया था? सहारा इंडिया के बाद सहारा इंडिया ने कैश लिया था। अगर आपको याद हो तो रेगुलर में हमने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था कि सहारा इंडिया ने क्या कर दिया था, 19,999 के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लिए थे। लॉ बनाया गया था कि भैया 20,000 से ऊपर के डिपॉजिट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक। राइट आ रहा है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जितना आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया पूरी 100% पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 271D। सो एवरी पर्सन हु वांट टू एक्सेप्ट एनी लोन डिपॉजिट of a specified sum 20,000 or more, it can be done only through account pay check etc. This rule is not applicable if such sum is taken by government, bank, post office, saving bank etc. Right? There is a limit of 2 lakh for primary agriculture credit society, primary cooperative agriculture and rural development bank. तो ये 20,000 की लिमिट 2 लाख बन जाती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के केस में। 100% पेनल्टी है अगर आपने इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब आपने 20,000 के ऊपर का कैश लेन देन करने का ही नहीं, ना लोन देना ना डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। फिर आता है 269 ST और उससे रिलेटेड पेनल्टी 271 DA। ये पेनल्टी क्या बोलता है? एक व्यक्ति एक दिन में 2 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन कैश में नहीं कर सकता। यस, सो अगर मान लीजिए मैं व्यापारी हूं, मैं मैक्सिमम अपने क्लाइंट से 2 लाख रुपए पर डे पर पर्सन ही कलेक्ट कर सकता हूं, 2 लाख के ऊपर का मैं कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी भी व्यक्ति से एक दिन में एक ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाख के ऊपर कलेक्ट कर लिया, 100% क्या लगेगा? पेनल्टी। सो अ पर्सन रिसीविंग 2 लाख और मोर फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे इन रिसिप्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन, राइट, इट मस्ट बी डन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS ओनली। पेनल्टी का कॉन्ट्रावेंशन सीधा 100%। तो मान लीजिए मैंने 3 लाख के गुड सेल किए, 3 लाख रुपए कैश में ले लिया, होल 3 लाख विल बी लाइबल एज पेनल्टी। यस, नेक्स्ट सेक्शन आता है 269 SU। अब ये सेक्शन क्या है? ये सेक्शन कहता है अगर किसी भी बिजनेस का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर जाता है, 50 करोड़ से ऊपर जाता है, तो उन्हें ई पेमेंट फैसिलिटी देना मैंडेटरी है। यस, देखो ये कोविड के टाइम पे जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम के पहले का लॉ है। आज तो एक चाय वाला एक पान वाला भी क्या कर रहा है? ई पेमेंट फैसिलिटी दे रहा है। हालांकि लॉ कहता है 50 करोड़ के ऊपर का जिनका टर्नओवर है उनको तो देना मैंडेटरी है। सो एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस शैल प्रोवाइड ई पेमेंट फैसिलिटी इफ हिज टोटल इनकम सेल्स टर्नओवर एक्सीड्स 50 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। खत्म हो गई बात, राइट?
ऐसा न करने के ऊपर पेनल्टी है 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। यस मालिक। आते हैं लास्ट पे 269T और इससे रिलेटेड पेनल्टी 271E। 269T क्या कहता है? 269T कहता है अगर आप कोई लोन रीपे कर रहे हैं या डिपॉजिट रीपे कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस के लिए था 269SS। 269T रीपेमेंट के लिए है। अगर आप कोई लोन या डिपॉजिट रीपे कर रहे हैं 20,000 रुपीज के ऊपर का, इट मस्ट बी डन बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ECS और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर आप ऐसा नहीं करते 100% की पेनल्टी है। सो इफ अ पर्सन मस्ट रीपे the loan or deposit of rupees 20,000 or more only by account paycheck, draft, ECS, other electronic mode, PCAS और PCARD के लिए ये 2 लाख बन जाती है। पेनल्टी कितनी हो जाएगी? 100% ऑफ द लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। इज दैट डन? सारी पेनल्टी जितनी भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ी, ये सारी की सारी कौन लगाएगा बेटा? JCIT। यस मालिक। यहां आपका मिसलेनियस प्रोविजन वाला पार्ट पूरा का पूरा ओवर हुआ। जेन्युइनली स्पीकिंग आपको जो क्वेश्चन आएगा ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविजन से आएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे आप फुल बेनिफिट लेते हैं डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, एंड टैक्स प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज गुड इन लॉ, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने मैकडॉवल्स वर्सेस CIT के केस में ये अपहोल्ड किया था दैट टैक्स प्लानिंग, जहां पे आप कंडीशन सेटिस्फाई करके डिडक्शन एंड एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, दैट इज परफेक्टली वैलिड इन लॉ और वो चलेगा। So it can be defined as an arrangement of financials or business affair by taking legitimately full benefit of all deduction, exemption and allowances to reduce or minimize the tax. Yes or no? और ये चीज upheld भी की थी मैकडॉवल्स एंड कंपनी वर्सेस CTO में। Now what do you mean by tax evasion? Right? यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे पर्सन ट्राई टू रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी बाय डेलिबरेटिंग सप्रेसिंग द इनकम और इन्फ्लेटिंग द एक्सपेंडिचर। आपने कुछ गलत एक्सपेंडिचर बुक कर दिए या इनकम ही कम बुक करी, तो ऐसे सारे केसेस आपके टैक्स इवेजन के अंदर में आते हैं एंड लॉ इसकी परमिशन नहीं देता। सो वेयर अ पर्सन ट्राइज टू रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी बाय डेलिबरेटली सप्रेसिंग द इनकम, आपने कुछ इनकम शो ही नहीं करी, कुछ रिसीट्स बुक ही नहीं करी, या इन्फ्लेट कर दिया अपने एक्सपेंडिचर को, राइट? तो ऐसे केस में टैक्स इवेजन माना जाता है एंड टैक्स इवेजन इज बैड इन लॉ। फिर आता है टैक्स अवॉइडेंस। ये क्या होता है, राइट? टैक्स अवॉइडेंस एक्चुअली टैक्सेशन लॉस के लूप होल को यूज करना होता है। आई मीन अगर कोई चीज क्लियर नहीं है और आप लॉ का एक डिसएडवांटेज क्लेम कर लेते हैं, लूप होल्स को यूज करते हैं डिसएडवांटेज क्लेम करने के लिए। जैसे पर्टिकुलरली किसी सेक्शन के अंदर में लिखा है दैट दिस पर्टिकुलर बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर कंपनी, राइट? अब ऐसे केस में आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो करके आप उसका बेनिफिट ले लेते हैं और बाद में आप इस बात पे झगड़ते हैं कि यार आपने तो कंपनी कहा था, कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, और आप लूप होल का बेनिफिट यूज करने के क्या करते हैं, इसे ट्वीक करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस, राइट? नाउ टैक्स अवॉइडेंस वाले केसेस लिटिगेशन वाले मैटर बनते हैं जिसको सामने आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। सो एनी प्लानिंग which though done strictly according to the legal requirement but defeats the basic intention of law could be termed as a tax avoidance. It is taking the full advantage of the loopholes in taxation. Is that done? आपको क्या क्वेश्चन आएगा, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, पूछा जाएगा ये टैक्स प्लानिंग है, टैक्स इवेजन है या टैक्स अवॉइडेंस है, आपको क्लासिफाई करना और उससे नीचे आपको क्या करना है, नोट लिखनी है। दैट्स इट। यस मालिक। तो इसी के साथ साथ हमारा एक मिसलेनियस प्रोविजन इन टैक्स प्लानिंग वाला चैप्टर भी खत्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पढ़ना है तो ये वाला पार्ट पढ़ना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर में दिए थे वो सॉल्व कर लेना, काम खत्म। यस और नो मालिक? यस सर। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे अगले चैप्टर विजन के अंदर में। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए और हाँ वो सब्सक्राइब बटन को दबा करके जाइएगा। बाय बाय।